अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आमतौर पर इमारतें, मकबरे, महल्लात, बागात उन बादशाहों के नाम से मंसूब की जाती हैं जिनके अहद में वो तामीर होती हैं। कोई नहीं जानता कि इसमें किस किस की मेहनत कार फरमा है, किस किस ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया और कौन शख्स जो था उसने इसका डिज़ाइन बनाया, तसव्वुर पेश किया और उसके बाद इसे अमली शक्ल दी। किताबों में कुछ इमारतों के बारे में लिखा हुआ है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा ताजमहल की। ताजमहल के बारे में ये कहा है कि शाहजहां ने अपनी बीवी अर्जुमंद बानो के लिए बनवाया। कुछ किताबों में तहरीर है कि उसका नक्शा किसने बनाया, उसकी तामीर की निगरानी किसने की, लेकिन आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती कि ताजमहल के पीछे किस किस की मेहनत है। एक ताजमहल के बारे में एक बड़ी अजीब सी रिवायत मशहूर है कि ताजमहल जब मुकम्मल हो गया तो शाहजहां ने उन तमाम मामारों के जिन्होंने ताजमहल की तामीर में हिस्सा लिया था उनके हाथ कटवा दिए। ये रिवायत है, तारीख़ नहीं है। हाथ इसलिए कटवा दिए कि इसके बाद वो दोबारा इस तरह की इमारत तामीर ना कर सके, यानी ताजमहल को महफूज और मुनफरद रखने के लिए। हालांकि शाहजहां का जो इरादा था, अगर वो बादशाह रहता और औरंगज़ेब अगर उसे कैद ना करता तो ये कहा जाता है कि उसका इरादा ये था कि जमुना के एक किनारे पर तो ताजमहल है जो संगमरमर से बना हुआ है, दूसरे किनारे पर बिलमुकाबिल ताजमहल के उसका मंसूबा ये था कि वो संग स्याह से, यानी वो संगमरमर से था ताजमहल, और ये संग स्याह से अपने लिए एक मकबरा तैयार करवाता ताजमहल के हूबहू उसी अंदाज़ का, उसी डिज़ाइन का। तो अगर ये चीज़ मान ली जाए कि उसने हाथ कटवा दिए लोगों के जिन्होंने उसकी तामीर में हिस्सा लिया, तो फिर वो अगला ताजमहल जो शाहजहां ने अपने लिए बनवाना था वो कौन बनाता। ये अफसाने हैं जिन्हें कुछ लोगों ने तारीख़ बनाकर बयान कर दिया है। इसी तरह मैं आज एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको एक मकबरा नज़र आ रहा होगा, बहुत ऊंचा मकबरा है। ये है अली मर्दान ख़ान। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि शाहजहां की तामीरात में, जो शाहजहां ने जो तामीरात कराई उसमें एक हाथ अली मर्दान ख़ान का भी है। थोड़ा सा मतलब तज़ादात पाए जाते हैं इसके जो है वो किरदार के हवाले से कि ये कितना अहम था। लेकिन एक तो मैंने आपको जो है वो लबे सड़क मैं बोर्ड दिखाता हूँ, मतलब मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसका रास्ता भी दिखाता हूँ और वो बोर्ड भी दिखाता हूँ जो सड़क के किनारे लगा हुआ है। और इसका रास्ता बड़ा अजीबोगरीब है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा जाता है। हम जब पहुँचे तो गेट पर जो है वो ताला लगा हुआ था। अंदर मुरम्मत का काम जारी है, कई साल से जारी है और अंदाज़ा ये है कि ये 2-3 साल मज़ीद जारी रहेगा। तो अली मर्दान ख़ान के बारे में जो मुतज़ाद रिवायात तारीख़ में पाई जाती हैं उनके मुताबिक कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शहाबुद्दीन शाहजहां का मामार था, यानी आर्किटेक्चर था, और इसके जो क्रेडिट पर है बहुत सारी तामीरात हैं जिनमें एक शालामार बाग भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने शालामार बाग बनाया नहीं, बल्कि उसने शालामार बाग का एक तसव्वुर पेश किया। कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि ये ऐसा भी नहीं है, उसने सिर्फ एक नहर के बारे में बताया था कि एक नहर, शाह नहर उसका नाम बाद में है, शाह नहर जो है वो बनाई जाए दरिया रावी, लेकिन यहाँ से नहीं, लाहौर से नहीं, बल्कि कश्मीर में माधोपुर पर एक जगह है, वहाँ से कश्मीर की पहाड़ियों के दामन से एक नहर लाहौर को सैराब करने के लिए निकाली जाए। और जब वो नहर मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जो है वो शालामार बाग की बुनियाद रखी गई और शालामार बाग तामीर हुआ। तीसरी जो रिवायत है वो ये है कि नहीं, शालामार बाग जो है वो तामीर ही अली मर्दान ने करवाया था। न सिर्फ शालामार बाग बल्कि और बहुत सारी ऐसी तामीरात जो शाहजहां के क्रेडिट पर जाती हैं, जो शाहजहां के अहद की हैं, उन सब के पीछे अली मर्दान का हाथ था। लेकिन एक बात तो तय है कि अली मर्दान अमीरुल उमरा भी रहा शाहजहां का, और जो है वो शाहजहां का बहुत करीबी दोस्त भी था। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां कम से कम 5 बार अली मर्दान का मेहमान हुआ उसकी हवेली में। उसने जो है वो मतलब रात का खाना इशाइया या ज़ोहराना जो भी कह सकते हैं आप, वो खाया। बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़ दिए, बहुत करीबी साथियों में उसको शुमार होता था। और ये काबुल और लाहौर का गवर्नर
बैक वक्त रहा। मतलब काबुल भी इसकी अमलदारी में था और लाहौर भी इसकी अमलदारी में शामिल था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अली मर्दान इतना गैर अहम आदमी नहीं था जितना उसे बनाकर पेश किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये मकबरा उसने बुनियादी तौर पर अपनी वालिदा के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि किसकी मट्टी कहाँ की है। उसके बाद इसका इंतकाल काबुल में हुआ, लेकिन इसे दफन यहाँ आकर किया गया। तो मैं इस वक्त मकबरे के सामने खड़ा हूँ। मैंने बताया कि इसकी तामीर व मरम्मत का काम जारी है। मेरे बोलने के दरमियान आपको इंजन के विसल की आवाज़ भी आई होगी। तो ये हमारे चारों तरफ रेलवे की वर्कशॉप है, मुगलपुरा वर्कशॉप। यहाँ जो है वो ट्रेनों की आमद रफ्त हर वक्त रहती है। और हम जब आ रहे थे तब एक फाटक भी खुला हुआ था। हमने बहुत कोशिश की कि इंजन को कैप्चर कर लें, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी वीडियो बनाते वो फाटक जो है वो बंद कर दिया गया, वरना आपको अंदाज़ा होता। यहाँ से मुझे तो नज़र आ रहे हैं इंजन मूव करते हुए, ये मेरी पीछे की तरफ। अगर ये ज़रा दिखाइएगा, आज मेरे पास जो है मेरे साथ एमैनुअल सनी हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, बल्कि मैं एमैनुअल सनी को दिखा भी देता हूँ। ये पीछे सारी वर्कशॉप है। यहाँ जो है वो हर वक्त ट्रेनों की आमोदरफ्त रहती है। ट्रेनों से मुराद ये कि मालगाड़ी के डब्बे, इंजन मरम्मत होते हैं, बोगियों की मरम्मत की जाती है। तो आइए ये इस मकबरे को खोजते हैं थोड़ा सा, आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। 3 कब्रें हैं अंदर, और 3 कब्रों में से जो है वो एक तो अली मर्दान की है, एक उसकी वालिदा की है, और तीसरी नामालूम कब्र है। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं इसका एक जनरल व्यू आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको वो रास्ता दिखा देता हूँ जिस रास्ते से चलकर हम आए हैं। उसके बाद हम अंदर चलेंगे। ज़रा दिखाइएगा एमैनुअल। हम वैसे इसको सनी कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि एमैनुअल और सनी का जोड़ क्या है। आइए आपको सनी से भी मिलवाते हैं। तो आजा भाई। ये शर्मीला बच्चा है, कहता है नहीं सर ये बहुत प्यारा बच्चा है। कोरोना तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मास्क जो है वो शायद इसके किसी बहुत चाहने वाले ने इसको गिफ्ट किया हुआ है। ये मास्क नहीं उतारता। तो ये मेरे साथ है, जो है वो लाहौर के कई व्लॉग्स मैंने इसके साथ किए हैं। आज अली मर्दान के मकबरे पर भी मेरे साथ आया हुआ है। तो अली मर्दान का मकबरा देखते हैं, और फिर जो है वो आपको एक साथ मज़ार भी है उसका भी विज़िट करवाते हैं। लाहौर के इलाके सिंहपुरा की एक सड़क वेटमैन रोड कहलाती है, लेकिन मकामी आबादी उसे वेटमैन रोड कहती है। ये सड़क दर हकीकत मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप को जाने वाले वर्कशॉप रोड और जीटी रोड को आपस में मिलाती है। वर्कशॉप रोड की तरफ से आएँ तो दाएं जानिब रेलवे पीएचए फ्लैट्स हैं, जबकि बाएं जानिब रेलवे वर्कशॉप है, जिसके कई ट्रैक और फाटक इसी सड़क पर खुलते हैं। फ्लैट्स के बिलमुकाबिल वर्कशॉप की दीवार में ना नजर आने वाला हरे रंग का एक छोटा सा गेट है, जो लोहे के पाइपों से ढकी हुई एक तंग गली में खुलता है। अक्सर औकात ये दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन अगर खुशकिस्मती से ये खुला मिल जाए तो आप अली मर्दान खान के मकबरे के साथ साथ हज़रत शेख हामिद कारी सोहरवर्दी के मज़ार पर भी हाज़री दे सकते हैं, जो इसी तंग गली के आखिरी सिरे पर वाक़ हैं। लबे सड़क अली मर्दान खान के मकबरे का बोर्ड लगा हुआ है, और उस पर एक तहरीर लिखी हुई है। अली मर्दान खान का शुमार ईरान की सफ़वी हुकूमत के उमरा में होता था, जिन्होंने 1638 में कंधार का सूबा मुग़ल हुक्मरान शाहजहां के हवाले कर दिया था। शाहजहां ने बतौर इनाम अली मर्दान खान को कश्मीर और लाहौर के सूबेदार और बाद अमीरुल उमरा के ओहदे पर फायज किया। शाहजहां ने उसे यार वफादार का लक़ब भी दिया। लाहौर में तैनाती के दौरान उसने अपनी वालिदा के लिए एक अज़ीमुश्शान मकबरा तामीर कराया। अली मर्दान खान का इंतकाल 1657 में काबुल में हुआ, लेकिन उसकी वालिदा के मकबरे में उसकी तदफीन की गई। अली मर्दान खान तामीरात का आला ज़ौक़ रखता था और उसने कंधार में कई बागात तामीर करवाए। लाहौर में शाह नहर तामीर कराई, जिससे बाद शालामार बाग को सैराब किया गया। अली मर्दान खान का मकबरा एक हश्त पहलू इमारत है, जिसके ऊपर एक शानदार दोहरी परत का गुंबद तामीर किया गया है। छत के हर कोने पर हश्त पहलू बुर्जी भी है। इमारत में एक तहखाना भी मौजूद है, जिसमें अली मर्दान खान, उसकी वालिदा
और एक नामालूम शख्सियत की कब्रें मौजूद हैं। मकबरे को संगे सुर्ख, संगे मरमर और संगे असवद से मुज़य्यन किया गया है। संगे असवद मतलब ये कि काले रंग के पत्थर से मुज़य्यन किया गया है। लेकिन सिख अहद में इसका तमाम पत्थर उतार लिया गया। मकबरा एक आलीशान बाग के वस्त में तामीर किया गया था, जिसके शुमाली समत में दाखिली जोड़ी तामीर की गई। इस जोड़ी की आराइश काशी की रंगीन टाइलों से की गई थी। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम सड़क के किनारे खड़े हैं। ये सारे का सारा रेलवे मुगलपुरा वर्कशॉप का इलाका है और ये जो सड़क है ये भी जो है वो वर्कशॉप्स की सड़क है। मेरा ख्याल है इसको व्हीटमैन रोड कहते हैं या वर्कशॉप रोड कहते हैं। बिल्कुल उसके जो है वो ये किनारे बोर्ड नस्ब है। अगर आप भी आना चाहें तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं मुगलपुरा वर्कशॉप्स के इलाके में। थोड़ा सा मैं रूट जो है वो इसका डिफ़ाइन कर दूँगा, लेकिन ये अली मर्दान ख़ान के मकबरे, एक और छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने। ये बोर्ड है, इस पर भी जो है वो अली मर्दान ख़ान की थोड़ी हिस्ट्री जो है वो लगी हुई है, वही सारा कुछ लिखा हुआ है। आर्कियोलॉजी के पास है महकमा सयाहत और आर्कियोलॉजी। लेकिन इस मकबरे में जाने के लिए रास्ता बहुत अजीब व गरीब है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लंबी राहदारी है और मेरा ख्याल है कि ये कुछ 500 किलो जो है वो मीटर तवील है, यानी तकरीबन निस्फ किलोमीटर तवील है। इस राहदारी से गुज़र कर अली मर्दान के मकबरे में पहुंचा जा सकता है। तो चले आएँ, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि कितनी दूर मकबरा है। ये कहते ये है कि दोनों तरफ चूँकि रेलवे की तनसीबात हैं, मतलब इंजनों की आमदरफ्त भी है और ट्रेनों की आमदरफ्त भी है, इसलिए इसे ये दरमियान में से रास्ता दिया गया है ताकि लोग मकबरे तक पहुंच सके। सैयद हामिद कारी साहब का भी दरबार है आगे। दोनों दरबारों को जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अली मर्दान का मकबरा। बहुत ठंडक है यहाँ, बाहर गर्मी हो गई है, लेकिन इस छोटी सी राहदारी में काफ़ी ठंडक है। ऊपर जंगला डाला गया है ताकि मतलब पत्ते वगैरह खराब ना हो। बहुत लंबी राहदारी है। ये आपको पूरी राहदारी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मतलब दिलचस्प वो है अपना। ये रास्ता जो है वो मज़ार को जा रहा है। अली मर्दान ख़ान के मकबरे से हो आएँ, फिर आपको जो है वो दिखाते हैं। मज़ार पर भी हाज़िरी देते हैं और फातह ख़ानी करते हैं। पहले अली मर्दान के मकबरे पर चलते हैं। मकबरे का जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा ख्याल है कोई ज़मीन से कम से कम कोई 6-7 फुट ऊंचा बनाया गया है और ये एक तालाब है। यकीनन इसमें पानी जमा किया जाता होगा या कहीं से आता होगा या मकबरे का हिस्सा है। बहरहाल ये तालाब कोई पुरानी छोटी ईंट का बना हुआ है और आसार ये बताता है कि शायद इसमें कभी फव्वारा नजर था। ये दरम्यान में एक गोल सा दायरा आपको नज़र आ रहा होगा। मुमकिन है कि कभी यहाँ फव्वारा रहा हो, लेकिन अब कुछ नहीं है। अंदर जाने के वैसे तो इस वक्त जो है वो कोई रास्ता मुहैया नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि तामीर इसकी मुरम्मत हो रही है, तज़ीन व आराइश हो रही है इसकी। तो ये इसका मरकज़ी हॉल है। ये जनाब के सारे जो है वो चूँकि मुरम्मत के मरहले से गुजर रहा है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह के मकबरों की असर नौ तज़ीन की जा रही है, उन्हें बहाल किया जा रहा है। और पता ये चला है कि ये बहाली के बाद आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये भी जो है वो उसकी एक लिखी हुई है, थोड़ी सी एक हिस्ट्री लिखी हुई है। नवाब अली मर्दान ख़ान बिन अमीर गंज अली ख़ान, अमीरुल उमरा, सूबादार कंधार, कश्मीर, लाहौर और मुशीर शाहजहां। आपने मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद में हज़ारों यादगार इमारतें, बागात बनवाए। इमारत के काम में अपना सन ही नहीं रखते थे। ज़ुहद और रियाज़त में भी कमाल दर्जे पर फाइज थे। बादशाह आपका मुतक़िद था, अक्सर ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िरी देता और अपनी औलाद की बेहतरीन हुक्मरानी की दुआ कराता। माहिर तामीरात के नाते बाग नौलखा लाहौर, शालामार बाग लाहौर और ये आलीशान 3 मंजिला मकबरा बनवाने के अलावा दिल्ली की नहर खुदवागर किला दिल्ली
और नहल हंसली माधोपुर खुदवाकर शालामार बाग को सैराब कराया। बड़ी नहर फ़िरोज़पुर जो दिल्ली से हांसे हिसार को जाती है वो भी इसी ने उसकी दोबारा मरम्मत करवाई। मुगलिया दरबार में नवाब अली मर्दान ख़ान ने 18 साल से ज़ायद अरसा बड़ी बड़ी यादगारें बनवाईं, बेहद व हिसाब रुपए सर्फ हुए। आपकी तामीर करदा इमारत, मकबरे, बागात, नहरें खूबियों खुश उसलूबी इस्तेहकाम व संगीनी देखकर माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। आप अपने आला ज़ौक़ और खुश लिबासी, मीरे अमारात और साहिब कश्फ की वजह से मशहूर हुए। इस मकबरे के शुमाल समत 2 अदद ड्योड़ी नहायत उम्दा जो है वो है कांसी कार थी। एक मौजूद है, दूसरी को सिखों ने ख़त्म कर दिया था। 1066 हिजरी में वफ़ात पाई और तह खाने में मदफून हुए। आपके साथ दूसरी कब्र आपकी वालिदा मोहतरमा की है। तीसरी कब्र के बारे में कुछ मालूम नहीं। लाहौर में इतना बुलंद मकबरा कोई नहीं, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये लाहौर का सबसे बुलंद तरीन मकबरा है। तीनों मंजिलों में संग सुर्ख और संग अबरी की बड़ी बड़ी सिलें सिखों ने उखाड़ ली थी। मैं आप फिर यहाँ कोई बात करूँगा तो मेरे वो सिख नाज़र शायद नाराज़ होते हैं मुझसे कि मैं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कोई ऐसी बात कहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि रंजीत सिंह ने लाहौर के मकबरों, इमारतों, मस्जिदों की शक्ल बिगाड़ दी। तमाम का तमाम पत्थर उतार लिया गया, कुछ गोल्डन टेम्पल में लगाया गया, कुछ अमृतसर की एक हवेली उसमें वो पत्थर लगा दिया गया, कुछ से हजूरी बाग की बारादरी बन गई। तो हो सकता है रंजीत सिंह अपने दौर का एक अच्छा हुक्मरान हो, लेकिन उसने मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया और मुसलमानों की तमाम यादगारों को जी भर कर उसने बर्बाद किया जितना वो बर्बाद कर सकता था। हम इस वक्त मरकज़ी हॉल में मौजूद हैं। हमारे सामने सीढ़ियाँ हैं, ज़रा हॉल आप देख लें, फिर आपको तहखाना दिखाते हैं जहाँ अली मर्दान, उनकी वालिदा और जो है वो एक तीसरी नामालूम कब्र है। वाकई सही है जी, ये लाहौर का सबसे बुलंद मकबरा है। मैंने कई मकबरे देखे, उनके व्लॉग किए, लेकिन इतना बुलंद मकबरा मुझे किसी का नज़र नहीं आया। आइए नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको जो है वो दिखाते हैं मकबरे की जो कब्रें हैं जो बनी हुई हैं, 3 कब्रें वो दिखाते हैं और फिर जो है वो इसका दाखिली दरवाज़ा भी आपको दिखाएंगे जो अब बंद किया जा चुका है। हम चल रहे हैं नीचे तहखाने में जहाँ कब्रें मौजूद हैं। आइए, थोड़ी सी अंधेरी सीढ़ी है, मुमकिन है कि आपको कहीं दिखाई ना दे। आ जाए। ये रोज़न बने हुए हैं रोशनी के लिए और ये जनाब हम तहखाने में पहुंच गए हैं जहाँ 3 कब्रें हैं। इस वक्त भी यहाँ खुशबू आ रही है और लगता यही है कि यहाँ जो है वो लोग आके ये एक छोटी सी बल्कि 2 बल्ब यहाँ जल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी शक्ल जो है वो आपको दिखाई दे जाएगी। हाँ जी, कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? नज़र आ रहा है। शक्ल नज़र आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। काली काली नहीं, सही है, इस जगह पे सही है। अच्छा, ये जनाब 3 कब्रें ये दिखाइएगा। दरमियान वाली कब्र जो है वो बड़ी है। ये अली मर्दान की कब्र है, मेरे ख्याल है नवाब अली मर्दान ये लिखा हुआ है, नवाब अली मर्दान ख़ान। क़तई तारीख़ वफ़ात भी लिखा हुआ है। ज़रा क्लोज करके दिखा देना इधर से। बहुत जो है वो ज़बरदस्त अंदाज़ है। तहखाना बहुत जो है वो अच्छा बना हुआ है। ये रोशनी के लिए और हवा के लिए चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 सीढ़ियों के रास्ते के अलावा 7 जो है वो मकामात बने हुए हैं जहाँ से रोशनी जो है वो आती है। हाँ जी, मेरा वो शक सही निकला। ये पता नहीं इसके साथ जुड़े हुए हैं या क्या है। नहीं, ये जुड़े हुए नहीं हैं। ये जनाब दिए रखे हुए हैं। ये एक दिया मैंने वहाँ से निकाला है, ये मेरे हाथ में है वो दिया। और इसका मतलब ये है कि लोग हमारे मुसलमान भाई काबुल और कंधार और लाहौर के गवर्नर से कुछ मन्नतें भी जो है वो मांगते रहे हैं। ये दिए इस बात की गवाही देते हैं कि चिराग जलाए जाते थे, मन्नतें मानी जाती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या हैं।
हम ये सब कुछ क्यों करते हैं? चलें बाहर, ठीक है। मैं मज़ीद जो है वो पहले बहुत सारे ब्लॉग में ये कह चुका हूँ कि हम ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग हैं और जहाँ दिल चाहता है वहाँ मांगने के लिए जो है वो खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब इस वक्त तो आपको कोई ज़्यादा अच्छी हालत में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में ये इसकी ताबीर और इसकी तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो जाएगी। मुझे जो बाहर काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने बताया है कि तकरीबन 2 से 3 साल और लगेंगे और इसके बाद इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि ये हमारा तारीख़ी विरसा, इसको बहाल किया जा रहा है। इस तरह जो दूसरे मकबरे हैं उन पर भी काम होना चाहिए। लाहौर में बहुत मकाबिर हैं जिनकी तज़ीन व आराइश की ज़रूरत है। अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर। मैंने बताया ना 3 मंजिला मकबरा है, ये उसका तहखाना है। पहली मंजिल पर हम थे, ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या है। होगा तो यही सब कुछ, लेकिन आपको एक नज़ारा करवा देते हैं। आइए जी, अब हम चल रहे हैं जी ऊपर। पहले हम गए थे तहखाने में, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऐसी अंधेरी सीढ़ियाँ जी ऊपर जाने के लिए, और खैर हो मेरा ख्याल है कि कोई टॉर्च वगैरह का बंदोबस्त कर लें ताकि ऐसा ना हो कि हम लुढ़कते हुए। सीढ़ियाँ भी जो है वो बहुत ही सपाट किस्म की सीढ़ियाँ हैं। ये जनाब मकबरे की छत है। अभी इसके ऊपर भी है बहुत कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऊपर जाने के लिए शायद सीढ़ियाँ दस्तयाब ना हो। ये सारा मुरम्मत का जो काम हो रहा है, तो सामने आपको जनाब मेट्रो यानी ऑरेंज ट्रेन का नज़ारा भी करवाते हैं। ये ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है, ये इसकी बुर्जियाँ बनी हुई हैं। इधर से कोशिश करते हैं कि रेलवे का जो है निज़ाम, अगर हमें कोई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ से हम दिखा सकें आपको कि रेलवे मुगलपुरा वर्कशॉप। ये जनाब दरख्तों की ओट में सामने ये रेलवे वर्कशॉप है, मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप। तो उसकी वजह से इस मकबरे को आने वाला जो रास्ता है वो मसदूद हो गया है। मैं आपको इसका अंदरूनी रास्ता भी दिखाता हूँ। अंदरूनी रास्ते से मुराद के अंदर आने वाला रास्ता, और बहुत खूबसूरत इमारत बनी हुई उसकी। लेकिन चूँकि जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई या रेलवे का निज़ाम तरतीब दिया, तो उस वक्त उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया था। और ये जो जंगले वाला रास्ता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जिससे हम अंदर आए हैं, ये रास्ता खोल दिया गया लोगों के लिए। रास्ता इस मकबरे की चूँकि देखभाल नहीं होती थी, ये मकबरा खंडर बनता चला गया। अब चंद साल पहले इसका जो है वो अप्रूव हुआ था कि नहीं जी, इसकी मुरम्मत करवाई जाए और इसको इस काबिल बनाया जाए कि लोग यहाँ आ सकें। तो अब इसकी मुरम्मत का काम जारी है। अगले कुछ अरसे में मुरम्मत का काम इसका मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और फिर लोगों को यहाँ आने की इजाज़त भी मिल जाएगी। लेकिन रास्ता वही रहेगा, कोई जो तंग सी गली मैंने आपको दिखाई है, रास्ता वही रहेगा। मेन दरवाज़ा शायद इसका ना खुल सके कभी। ये इमारत किसी दौर में सफ़ेद और पीले रंग के पत्थरों से, कीमती पत्थरों से आरास्ता थी। अब तो आपको खाली ईंटें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कि जो है वो ज़ाहिर सारा कुछ जब उतर गया इसका, इमारत का जाहो जलाल कायम है। लगता है कि किसी दौर में ये बहुत शानदार इमारत होगी, बस ये कि इसको नंगा कर दिया गया है। इस पर से सारा कीमती पत्थर उतार दिया गया है और अब इसकी ईंटें झांक रही हैं। ये ज़्यादती है
विरसे के साथ। विरसा किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो, मैं इस बात पर कायल हूँ कि उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। पाकिस्तान में अगर गुरुद्वारे हैं या मंदिर हैं, उन्हें बंद नहीं होना चाहिए था, उन्हें चलते रहना चाहिए था। और अगर चले फ़र्ज़ किया कि उसकी इबादत करने वाले वहाँ से लोग चले गए, तो हमें बहैसियत कौम उनकी हिफाजत करनी चाहिए। इसी तरह अगर गैर मज़हब के लोग हैं, मतलब हिंदू इज़्म है या सिख है, उन्हें भी चाहिए था कि वो मुसलमानों की इबादत गाहों और मकबरों का उसी तरह एहतराम करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर से मजहबी रवादारी ख़त्म हो गई और अब हमारा मकसद सिर्फ यही रह गया है कि हम एक दूसरे को और उनकी इमारतों को नुकसान पहुँचाएँ। ये एक छोटी सी आपको एक स्लेब नज़र आ रही होगी पत्थर की। ये था जी वो काम जो ये पूरी दीवारों पर हुआ था, जो सिखों ने यहाँ से उतारा। बहुत कीमती पत्थर है ये। अगर थोड़ा सा इसको साफ़ कर लिया जाए तो ये येलो कलर जो है वो अब भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्लेब जो है वो इसके पूरी दीवारों पर लगी हुई थी, अब तो खाली ईंटें रह गई हैं। तो आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि ये कितना कीमती पत्थर था और सिखों ने इन मकाबिर के साथ, जो हमारे मुतबर्रिक और मुक़द्दस जगह थी, उनके साथ क्या किया। अल्लाह जाने ये जो है वो इंडिया ले गए थे गुरुद्वारा वो गोल्डन टेम्पल में लगाया ना उन्होंने जाकर अमृतसर में। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर के जितने मकबरे हैं उन्हें उन पर से कीमती पत्थर उतारा गया। ये अल्लाह जाने कैसे बाकी बच गया। ये छोटा सा पीस है, मेरा ख्याल कुछ 1.5-2 फुट का हो गया। या तो ये जो है वो निकल नहीं सका या मेरा ख्याल है उनकी नज़र से चूक गया। तो ये एक, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मकबरा कितना खूबसूरत रहा होगा उस दौर में, और अब जो है वो इसकी बर्बादी हो चुकी। लेकिन ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि महकमा आसार क़दीमा इसकी बहाली का काम कर रहा है और बहुत जल्द ये इंशाअल्लाह ताला बहाल हो जाएगा। हम चल रहे हैं दाखिली दरवाज़े के ऊपर और ये उसकी सीढ़ियाँ हैं। ये अब छोटी ईंट की बनी हुई और छोटी सी तंग सी सीढ़ी हैं। आइए आपको लेके चलें ऊपर। ये किसी ज़माने में, किसी दौर में इसका दाखिली रास्ता होता था। हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो है वो इन्होंने सर इधर आ जाए थोड़ा सा, ताकि रोशनी हमारे चेहरों पर पड़े, पता चले कि कौन कौन बंदा खड़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कमाल ये है कि इस दरवाजे पर जो मीनाकारी, जी नक्काशी और मीनाकारी का काम है, या जो फ्रेस्को का काम है वो ये कर रहे हैं। तो सरकार कुछ दिखाएं जो काम आपने किया हमें। हाँ, वो उस साइड पे आ जाए। आए। जी बोले। यहाँ से किया स्टार्ट। ये इधर ये पुराना था, तो इसी को देख के ये इसके वो स्केच खाके तैयार किए। फिर उस वाले से फिर हम ये आगे चलें और सेम उसी तरह का तैयार किया जैसे ये पुराना था। इसमें ज़रा भी कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस काम का जो असूल है, यानी कि सारे कदीमा को, पुरानी चीज़ को हमने ज़िंदा करना होता है, उस पर नई चीज़ कोई ऐड नहीं करनी होती। तो उसी पुराने को देख हमने ये बिल्कुल ये नया उसी तरह किया है, बिल्कुल उसी हालत में जैसे ये कलर उस जो दौर में इस्तेमाल हुए थे, आज भी वही कलर उसी मटेरियल में आपको वही काम आपको दोबारा से 450 साल के बाद आपको दोबारा से ये ज़िंदा नज़र आए। अच्छा गुलाम साहब ये बताइए कि ये जो कलर आपने लगाए हैं, ज़ाहिर है पुराने ज़माने के कलर किसी और तरह के थे, अब किसी और तरह के हैं, मिलावट, केमिकल, सारा कुछ है। तो इनकी पायदारी क्या है? पहले जो उनसे कलर इस्तेमाल होते थे वो होते थे पत्तों के, पत्ते जैसे सब्ज़ रंग चाहिए हमें, तो वो सब्ज़ दरख्त, पीपल हो गया, जामुन का दरख्त हो गया, वहाँ से पत्ते लिए, वो उसको फिर वो इकट्ठे करके फिर वो उनको वो लकड़ी की कूटते थे, वहाँ से फिर अरक निकलता था। वो काफ़ी टाइम भी होता था और काफ़ी अरसा भी लग जाता। पर आज के उसके मध्य बाद ये आ गया है कि पत्थर के कलर केमिकल टाइप के बना लिए हैं, तो वो होते हैं वो भी उसी तरह की हैं। अच्छा। पानी के अंदर मिक्स किया उसको भी वो पत्थर की तरह की वो डेली होती है, उसको पीस के पानी के अंदर मिक्स करके फिर उसको लगाया जाता है। फिर लगाने के बाद ये जैसे ये ताज़ा होता है इसको पक्का कली कहते हैं।
फिर पक्का गली? पक्का गली, ये अच्छा। सफ़ेद वाइट यूनिवर्सिटी है ना। अच्छा फिर इसके ऊपर ये कलर करके फिर इसको हम एक आधा दिन लगता है, इसको ना ऐसे दबाते रहते हैं ऊपर से। हाथ से या ब्रश से? नहीं, वो एक लोहे का होता है, औजार होता है, नैला बोलते हैं उसको। अच्छा उसके साथ फिर ये कलर जो सा होता है, ये फिर ये इस मसाले के अंदर जज़ब हो जाता है, यकजान हो जाता है। अच्छा फिर ये सदियाँ, 100-200 साल ये रहता है। अगर इसको पानी या सेम इसको कुछ ना कहे, सेम जिधर आएगी वो वहाँ से ख़राब हो जाता है। वैसे अच्छा, ये बताइए, कुछ चलो नहीं। ये तो खैर ऊपर छत है, शेल्टर है, कोई जी, बारिश जी। वगैरह का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ये दीवारों पर भी जो है वो आपने किया है, जी, जी। तो वो तो बारिश होगी। वो मैंने बताया ना कि जब हम इसकी ये गुठाई करते हैं ना, हाँ हाँ। इसको यकजान करते हैं, ये फिर इसके अंदर जज़ब हो जाता है। अच्छा वो जज़ब ऐसा हो जाता है, समझे वो पत्थर बन जाता है। फिर उसके ऊपर अच्छा। बारिश है, पानी फेंके, ये देखें ना, अच्छा, कुछ नहीं हो मतलब रहा, कुछ भी कर ले। वैसे ही है। हाँ। क्योंकि ये इसके अंदर जज़ब हो चुका है, एक जान हो चुका है। अच्छा, ये जो काम है इसको क्या कहेंगे, मीनाकारी कहेंगे? नहीं, ये फ्रेस्को वर्क है। फ्रेस्को वर्क। फ्रेस्को वर्क। फ्रेस्को और मीनाकारी में क्या फ़र्क है? मीनाकारी वो एक लैदा चीज़ है इसी टाइप की? हाँ जी, मिलती जुलती चीज़ है। मिलती जुलती है। ठीक ये है। फ्रेस्को इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये पानी के कलर के अच्छा। साथ वो लगा के फिर ये कलर होते हैं कच्चे, बाकी इसके ऊपर मेहनत ऐसी की जाती है कि ये इसके अंदर ही पक्के हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एक गुलदान आपने बनाया हुआ है, जी, जी। इसको बनाने में आपको कितना वक्त लगा है? ये तकरीबन डेली की जो प्रोग्रेस है ना हमारी, वो 1.5 से 2 फुट होती है। इससे ज़्यादा ये काम निकल ही नहीं सकता। ये तो ये अगर मैं ये बालिश से नापूं जी, जी। तो ये तकरीबन ये एक दिन का काम है। ये जो है ये एक दिन का ये काम एक दिन का काम है। अच्छा, ये बहुत सब बहुत ये- बारीक काम है, जी, ये जी, बड़ा बारीक, निफासत मेहनती का काम है, मेहनत का काम है। तो टाइम इसलिए इसके ऊपर लगता है क्योंकि वो इसको फिर वो इसके अंदर यकजान करना पड़ता है, वो ऊपर अच्छा। से ना वो दबाना पड़ता है, इस वजह से। लेकिन फिर भी बहरहाल जो है ना वो मेहनत का काम है और बड़ी अच्छी बात है जी। मेरा ख्याल है कि ग़ुलाम उस्ताद साहब को मैं सलाम करूँगा, क्योंकि जो है वो ये पुरानी चीज़ को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की पुरानी चीज़, ये पुरानी तो खैर पुरानी हो गई, लेकिन ये उसका अक्स है। और मेरा ख्याल है कि अगर 100% नहीं तो हम 99% जिसको कह सकते हैं, 99% काम वही हो रहा है जो आज से 400 साल पहले हुआ। ग़ुलाम साहब, अल्लाह ताला आपके जो है वो आपको बरकत दे और आपके हाथों में मज़ीद नफासत पैदा करे। वैसे माशाल्लाह हाथ जो है वो खासे नरम है, लगता है किसी आर्टिस्ट के हाथ है। ये नहीं कि समझिएगा कि जनाना हाथ है, जो आर्टिस्टों के हाथ होते हैं वो वाकई नरम होते हैं, इसलिए कि उनका काम ऐसा होता है। वो काम में नफासत कहते हैं कि जो है वो लेकिन मेरे हाथ बड़े सख्त हैं। किसी ने मुझसे हाथ मिलाया था आज से कई साल पहले, तो कहता है यार ये राइटर के हाथ नहीं है, लेकिन तुम राइटर हो तो लेकिन ग़ुलाम साहब के हाथों को देखकर लगता है कि किसी आर्टिस्ट के हाथ है। सरकार बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और ये आपके चैनल से मज़ीद इसको, क्योंकि ये महकमा है तो बच्चा ही बहुत दे रहा है ये, तकरीबन ये आप ये समझ लें कि 400 साल के बाद ये सेकंड टाइम ये काम हो रहा है। नहीं जी, मुझे खुद देखकर बड़ी खुशी हुई है कि आर्कियोलॉजी वाले जो है वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं। पर सिर्फ एक चीज़ का दुख रह जाएगा जी कि ये जो इमारत है या जो ड्योढ़ी है, जो दाखिली रास्ता है, ये आप अंदर आकर देख सकेंगे, इधर से अंदर आ नहीं सकेंगे आप, क्योंकि पीछे सारे के सारा रेलवे का स्ट्रक्चर है। तो आना उसी वही जो जालियों वाला मैंने हिस्सा आपको दिखाया उसी से आना पड़ेगा। अंदर आके आपको ये शानदार इमारत नए सिरे से नज़र आएगी। मैं दाखिली रास्ते की बालकनी पे खड़ा हूँ और ये बालकनी मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप की तरफ खुलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा कौमी असासा स्क्रैप की सूरत में बिखरा हुआ है, और ये जो नीचे सड़क है ये असल में इसका दाखिली रास्ता था। मेरे सीधे हाथ को यहाँ तो यहाँ से तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक ज़माने में शालामार बाग यहाँ से साफ नज़र आया करता था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक बाग था जिसका ये एक हिस्सा था, लेकिन बाग भी उजड़ गया, ख़त्म हो गया, और अब रेलवे ये जगह मतलब दाखिली रास्ते के लिए जगह देने के लिए तैयार नहीं है। मुमकिन है कि रेलवे वालों को भी किसी मरहले पर ये एहसास हो जाए या ये जो है वो इदराक हो जाए कि ये एक तारीख़ी विरसा है और यहाँ लोगों को आना चाहिए, और तारीख़ी विरसे में लोग आएंगे तो अपनी तारीख़ को देखेंगे, और तारीख़ को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा कल कैसा था। तो मेरा ख़्याल है कि इम्कान ही, मैं कह सकता हूँ कि इम्कान है कि शायद रेलवे वालों को थोड़ा सा तरस आ जाए या उनको इस बात का एहसास हो जाए और वो ये रास्ता खोल दें, और किसी वक्त आने वाले किसी वक्त में लोग उसी दाखिली रास्ते से इस मकबरे पर जा सकें जो पहले हुआ करता था। नवाब अली मर्दान ख़ान के मकबरे के पहलू में सरकार
हामिद कारी सोहरवर्दी साहब का मज़ार है और इसके साथ ये मस्जिद है। कि मज़ार तो गालिबन बाद में बना है, लेकिन ये मस्जिद अली मर्दान के मकबरे का हिस्सा है। बहुत तारीख़ी मस्जिद अब तक आबाद है, नमाज भी होती है, जमात भी होती है इसमें। मैंने पहले भी बताया कि ये पूरे का पूरा एक बाग़ था और इस बाग़ में बहुत सारी इमारतें भी थीं, फव्वारे, रविशें, फलदार दरख्त जिनकी एक झलक आपको अभी नज़र आ रही होगी। और ये मस्जिद जो है ये भी मकबरे का हिस्सा था। इसके आइए आपको एक क्लोज़ व्यू इसका दिखा देते हैं। जुमे का वक्त है, अंदर क्योंकि जो है वो वाज हो रहा है, इसलिए हम बाहर से इसको दिखाएंगे। इसके ऊपर एक तख्ती भी लगी हुई है, ये ज़रा इधर खड़े होकर ये तख्ती दिखा दो। मेरे पीछे एक ड्योढ़ी सी नज़र आ रही होगी आपको। ये बुनियादी तौर पर इसका दाखिली दरवाज़ा है। जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे और ख़ास तौर पर रेलवे लाइन नहीं बिछी थी या उसके वर्कशॉप्स नहीं बिछे थे, अंदर आने का ज़रिया या रास्ता यही था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको बंद कर दिया और पीछे जो है वो पूरी की पूरी वर्कशॉप मौजूद है, मुगलपुरा वर्कशॉप। तो अब उम्मीद नहीं है कि ये रास्ता कभी दोबारा खुले। मकबरा तो बहाल हो जाएगा, लेकिन इसकी ये ड्योढ़ी या इसका ये दाखिली रास्ता ये कभी बहाल नहीं होगा। तो ये नहीं है कि मतलब मुसलमान मकाबिर के साथ, मसाजिद के साथ जुल्म सिर्फ सिखों ने किया, बल्कि जो है वो अंग्रेज़ भी उससे कम नहीं रहे। अंग्रेज़ों ने बहुत अरसा तक जो है वो मसाजिद अपने पास रखी, अपने कब्ज़े में रखी। और कोई मस्जिद जो है वो 1849 में उन्होंने यहाँ कब्ज़ा किया था। कोई मस्जिद जो है वो 50 साल के बाद बागुज़ार की। कुछ मसाजिद में उन्होंने बाकायदा अपने इंतज़ामी दफातर बना दिए, जैसे लाहौर रेलवे स्टेशन के साथ एक बहुत तारीख़ी मस्जिद है दायंगा मस्जिद, शाहजहां की कहते हैं वो दाया थी, तो उस मस्जिद को उन्होंने इंतज़ामी दफ्तर बनाए रखा। इसी तरह भेरा की जामे मस्जिद है, वो भी 1856 में जाकर उन्होंने बागुज़ार की शाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद, वो भी बहुत अरसा अंग्रेज़ों ने अपने पास रखी। और उसके बाद मुसलमानों ने जब उसकी अपील की तो जो है वो बादशाही मस्जिद जो है वो बागुज़ार हुई। इसी तरह कुछ मसाजिद जो है वो 1900 ईस्वी के बाद यानी 1903-1904 में बागुज़ार हुई और मुसलमानों के पास आई। तो इसी तरह जो है वो इन्होंने जब रेलवे लाइन बिछाई लाहौर से रावलपिंडी, तो बाग दिलकुशा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले वो एक ही था, जहांगीर और नूरजहाँ का मकबरा दोनों एक ही बाग में थे, आसिफ जहाँ का तीसरा मकबरा। लेकिन जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई तो उन्होंने ऐन बाग के बीच में से बिछाई, यानी बाग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ जहांगीर का मकबरा रह गया, दूसरी तरफ नूरजहाँ का मकबरा चला गया। यही सूरत हाल यहाँ भी है। आगरा में भी इन्होंने दिल्ली में भी जब इन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, राजपूताना रेलवे, तब भी यही हुआ कि ज़ेबुनिसा, शहज़ादी ज़ेबुनिसा जो औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी, वो उसका मकबरा रेलवे की जद में आया, ट्रैक की जद में, और उस मकबरे को ताबीज़ समेत उखाड़ कर इन्होंने फतेहपुर सीकरी कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं आगरा मुंतकिल कर दिया। लाहौर में भी यही सूरत हाल रही कि उन्होंने अपनी रेलवे लाइन के रास्ते में आने वाली हर चीज़ को या महदूद कर दिया, मुक़य्यद कर दिया, या ख़त्म कर दिया। तो ये एक जो है वो पहले कहते हैं बहुत वसी बाग़ था और आप इन इमारतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ज़रा दिखाइएगा मकबरा, देखिए मैंने बताया ना आपको कि ये लाहौर का बुलंदतरीन मकबरा है। यहाँ से भी जो है वो आपको आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सारे पत्थर लगे हुए थे जो सिखों ने उतार लिए। इसी तरह इसकी ड्योढ़ी को देखकर लगता है कि ये जो है वो ड्योढ़ी भी किसी ज़माने में बहुत शानदार रही होगी, लेकिन अब यदि दाखिली रास्ता इसका, अब ये रास्ता कभी नहीं खुलेगा। हमारे पास जो है मतलब इस मकबरे पर आने की इजाज़त दे दी जाएगी और साल बाद या 2 साल बाद जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा मुरम्मत का, लेकिन इस रास्ते से कभी कोई नहीं आ सकेगा। जिस किसी ने आना होगा वो यहाँ आकर ही ये दाखिली दरवाज़ा देख सकेगा। तो हमारी यादगारें या महदूद हो गई, मुक़य्यद हो गई, सुकड़ गई, और इसमें सिखों के साथ अंग्रेज़ भी बराबर के शरीक है। मुझे रेलवे की अफादियत से इनकार नहीं कि रेलवे ने हमारी मईशत में या अंग्रेज़ों की मईशत में क्या किरदार अदा किया, हिंदुस्तान को तरक्की देने में उन्होंने क्या रेलवे ने क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान में 7000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। एक आम आदमी की दस्तरस में है रेलवे का किराया।
मतलब कराची से बालाई इलाक़ों में और बालाई इलाक़ों से कराची जाने के लिए लोग रेलवे लाइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप जो है वो एक असासा बनाने के लिए दूसरे असासे को तबाह कर दें। इस सिलसिले में जो हुकूमत है और जो ख़ास तौर पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के तवस्सुत से उनसे ये दरख्वास्त करूँ कि जब मकबरे की तामीर व तज़ीन व आराइश मुकम्मल हो जाए तो इसके रास्ते की भी कुछ सबील करें कि कोई ऐसा आसान रास्ता हो जिससे लोग इस मकबरे को देखने के लिए, इस मकबरे की ज़ियारत करने के लिए, यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आ सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।